चैप्टर नंबर 9 है, उसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में। तो आज मैं बेसिक से 2 क्वेश्चन कराऊंगा, शायद वो 20-25 मिनट की क्लास होगी, तो आप इसको देख लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखो, डिफाइन एक्सेस डिमांड और डिफाइन इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है बेटा। इसके बाद व्हाट राइट इट कॉजेस, राइट इट कॉजेस, इसके कॉजेस भी लिखने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले इन्फ्लेशन का डायग्राम बनाने, इन्फ्लेशन डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। देखो बेटा, ये हो गया हमारा एग्रीगेट सप्लाई, ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो कट हुआ है पॉइंट, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हो गया हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट, वाई ओ, फुल एम्प्लॉयमेंट है। जैसे ही मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, एडी से ए1 हो गया, मेरा इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये रहा E1 E2। ये जो बॉक्स बना है, ये जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स को बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप, या इसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड। ठीक है बेटा, तो सीधे सीधे डायग्राम इजी तरीके से बनाया। एक्सेस डिमांड क्या होता है, ये जो बॉक्स बना है, तो डेफिनेशन क्या होगी, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। increase in aggregate demand at the level of full employment is called excess demand। इसी को हम excess demand बोलते हैं। समझ आ गया बेटा? आगे चल रहा हूं, excess demand बोलते हैं। ठीक है, तो इस excess demand का नाम inflation gap भी होता है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है कि व्हाट इज excess demand। तो इसकी एक और डेफिनेशन है जो मैं लिखवा रहा हूं, वो आप देख लेना। इसकी जो एक और डेफिनेशन है वो भी लिखवा रहा हूं, वो भी इजीली है, देख लेना। इन एन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के अंदर, इन एन इकोनॉमी व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, बात सेम ही है, अलग अलग तरीके से लिख रहा हूं। एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में होता क्या है, इन दिस सिचुएशन द गैप बिटवीन, जो गैप बिटवीन होता है किसका, एडी एंड एएस का, द गैप बिटवीन एडी एंड एएस इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। समझ आ गया बेटा? ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड का दूसरा नाम इन्फ्लेशनरी गैप। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर गैप बिटवीन एडी एंड एएस, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। समझ आ गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके कॉजेस, कॉजेस ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड के कॉजेस क्या है बेटा? बेटा कुछ बोल मत, मैं करवा रहा हूं, देख डिक्रीज इन टैक्स रेट, सबसे पहला पॉइंट टैक्स रेट। तो टैक्स कौन से नेचर का है, टैक्स रेवेन्यू नेचर का है। अगर अकाउंट्स आती है तो पता होगा, टैक्स हमारे रेवेन्यू नेचर का है। देखो बेटा, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने डिक्रीज कर दिया टैक्स रेट, तो क्या होगा, जीएसटी की फॉर्म में टैक्स डिक्रीज करेगी वो, तो लोगों की इंक्रीज होगी क्या, डिस्पोजेबल इनकम,
उनकी डिस्पोजेबल इनकम जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, इनकम बढ़ जाएगी। सेविंग इज गुड एज वेल एज इनकम। तो गुड्स के दाम, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, टैक्स कम हो रहा है। पर डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हमें भी पता है। जिससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और इन्फ्लेशन अराइज, इन्फ्लेशन अपने आप पैदा हो जाएगा, इन्फ्लेशन अराइज। समझ आ गया बेटा? इसको बिल्कुल दिमाग में छपा लेना, क्योंकि इसी से थ्योरी बनानी है। मैं थ्योरी भी बता देता हूं कैसे, एक एक करके। When government decreases the tax rate in the form of GST, hence the disposable income of people increases. After that, the price of goods and services decreases. As a result, demand of goods and services increases. So aggregate demand increases and inflation arises. समझ आ गया बेटा? ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट को उल्टा कर दूं, उल्टा कर दूं, सब कुछ इसका उल्टा कर दूं, तो मेरा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा डेफिशिएंट डिमांड का, डेफिशिएंट डिमांड का। इसको सिर्फ उल्टा करना है, जिसका नाम है डिफ्लेशनरी गैप। इसका सिर्फ उल्टा करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा? वो डिफ्लेशनरी गैप। मुझे याद करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा से बता रहा हूं, सिर्फ उल्टा करना है। डिक्रीज का इंक्रीज, डिक्रीज का इंक्रीज, इंक्रीज का डिक्रीज, इसका इंक्रीज, इसका इंक्रीज, इसका इंक्रीज, डिक्रीज, और यहां लिख देना डिफ्लेशन अराइज। बस ये चीज उल्टी कर रही है। आपका एक और क्वेश्चन हाथों हाथ आपका लर्न हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो ध्यान रखना, मैं एक क्वेश्चन तो करा रहा हूं, पर ऑटोमेटिकली दूसरा अपने आप ही हो रहा है। इनके मैं एक्सेस डिमांड करा रहा हूं, डेफिशिएंट डिमांड अपने आप ही हो रहा है। सिर्फ उल्टा कर देना आप। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। देखो बेटा, कमर्शियल जो बैंक है, सेंट्रल बैंक ने क्या करा, पहले सेंट्रल बैंक ने क्या करा, डिक्रीज कर दिया टैक्स रेट इंटरेस्ट। भाई उन्होंने डिक्रीज कर दिया, तो कमर्शियल बैंक को भी करना पड़ेगा, क्योंकि भैया जो सेंट्रल बैंक करेगी वही कमर्शियल बैंक करेगी, वो भी डिक्रीज कर देगी टैक्स रेट इंटरेस्ट। दोनों ने कर दिया, जिससे क्या हुआ भाई, टैक्स रेट अगर इंटरेस्ट कम हो गया तो इंक्रीज हो गया क्या, डिमांड ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। लोगों को लोन लेने की लत पड़ जाएगी फिर, जिससे क्या होगा, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी मार्केट में, फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन अराइज तो होना ही होना है। इसका उल्टा ऑटोमेटिकली करोगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। बस उल्टा कर देना, आपका अपने आप दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसकी थ्योरी लिख दोगे, when commercial bank decrease, when central bank decreases the tax rate interest, so commercial bank have to follow the same rule, they have to decrease the tax rate interest, hence increases the demands of loan and advances, thereby generate demands of goods and services increases, as a result aggregate demand increase, inflation arises या excess demand arises। समझ आ गया? तो मैं आगे चल रहा हूं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट जो है हमारा एक्सपेंडिचर नेचर का है, तो ये हो गया इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रही है, तो अब क्या करे? देखो बेटा, गवर्नमेंट ने इंक्रीज करा एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, मोर वेलफेयर टू सोसाइटी, सोसाइटी को काफी वेलफेयर होगा, बहुत फायदा होगा। तो क्या होगा, परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी लोगों की, क्योंकि सारा का सारा पैसा तो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, हम लोग तो नहीं कर रहे। जिससे क्या होगा, इंक्रीज होगा डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, इन्फ्लेशन अराइजेस। समझ आ गया बेटा?
अब इसका उल्टा करेंगे तो डिफ्लेशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमने आज दो क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन मैंने लिखवाया, एक क्वेश्चन आप खुद अभी के अभी लिखोगे सेम टू सेम। इससे क्या होगा, तुमने दो क्वेश्चन जो हाथों हाथ लन, हाँ ठीक है भाई, 12 कोई दिक्कत नहीं, दो क्वेश्चन हमारे हो गए। तो बेटा अब मैं डेफिशिएंट डिमांड का क्या बनाऊंगा, अभी मैं डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम बनाऊंगा कि व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड। सेम टू सेम डायग्राम बनाते हैं। बड़ा पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हो कोई भी तुम में से, बस एक दो को छोड़कर। कुछ नहीं भाई, घूमो और क्या करोगे। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया AD1। अब जो नीचे वाला डायग्राम है, ये जो नीचे वाला मैंने डायग्राम बनाया है, ये मेरा हो गया डेफिशिएंट डिमांड। क्या हो गया बेटा, डेफिशिएंट डिमांड। तो इस चीज को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी बेटी, क्या हो गया बच्चा, डिफ्लेशनरी गैप। तो डेफिनेशन क्या हो गया इसका, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। समझ आ गया बेटा, समझ आ गया बेटा। समझ आया कि नहीं आया बेटा, मैं कुछ पूछ रहा हूं दोनों से। बेटा आप भी बता दो आया कि नहीं आया। ठीक है, अब बेटा तीसरा क्वेश्चन है आज का, डिफाइन फिस्कल पॉलिसी एंड हाउ it is to be used, how it is to be used to solve the problem of excess and deficient demand। बेटा ये भी आप लोगों को मैंने करा दिया, ये वाला आंसर भी मैंने करा दिया है। अभी दिखाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अभी आपको समझाता हूं कि मैंने कैसे कराया। ठीक है, देखो फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है थोड़ा सा इसको डीप में बताना पड़ेगा। पर बता देता हूँ, फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेट होती है, इसमें कोई पैसा इंक्लूड नहीं होता, ये ध्यान रखना। फिस्कल पॉलिसी होती है दो टाइप की, एक होती है रेवेन्यू, एक होती है एक्सपेंडिचर। तो बेटा आपको याद होगा अभी हमने कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन किया था, जिसमें हमने पॉइंट लिखा था डिक्रीज इन टैक्स रेट, और एक्सपेंडिचर में क्या था, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। किया था कि नहीं किया था बेटा। तो बेटा ये इसको काट के क्या कर दो, सॉल्यूशन ऑफ डिफ्लेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफ्लेशन। समझ आया मैंने क्या करा, समझ आया बेटा मैंने क्या करा। बेटा इन्फ्लेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिफ्लेशन करना पड़ेगा। अगर डिफ्लेशन को सॉल्व करूंगा तो इन्फ्लेशन करना पड़ेगा। जो चीज नीचे गिरी हुई है उसको ऊपर उठाऊंगा। डिफ्लेशन में क्या था, डिफ्लेशन में इन्फ्लेशन का उल्टा था। मेरी बात को समझना, मैं डिफ्लेशन का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं, तो मैं इन्फ्लेशन के कॉजेज लिख दूंगा। समझ आया कि नहीं आया, मैं इन्फ्लेशन के कॉजेज लिखूंगा, इन्फ्लेशन के कॉजेज को लिख दूंगा। समझ आया दोनों को, नहीं आया। आना का जवाब दे दो, आ गया। सिर्फ लास्ट लाइन को चेंज कर देना, लास्ट लाइन चेंज, दोनों के दोनों पॉइंट में लास्ट लाइन को चेंज कर देना। सिर्फ ये लिख देना, यहां पर क्या था, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज लिखा हुआ था,
आप इसको कर देना एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज। अरे यार क्या कर रहा हूं, लास्ट लाइन में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होता है डिफ्लेशन में। हमें डिफ्लेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, इन्फ्लेशन सॉल्व कर देना, सॉरी डिफ्लेशन सॉल्व। समझ आ गया, क्योंकि हम डिफ्लेशन को सॉल्व कर रहे हैं। कोई डाउट है बेटा? लास्ट लाइन में सिर्फ ये लिख देना डिफ्लेशन सॉल्व, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर मुझे इन्फ्लेशन को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, डिफ्लेशन के कॉजेस लिख दूंगा। समझ आया बेटा? बेटा समझ आया दोनों को? तो देखा जाए तो मैंने एक क्वेश्चन लर्न करा इन्फ्लेशन, उससे मैंने कितने क्वेश्चन लर्न कर लिए, एक तो इसका उल्टा डिफ्लेशन हो गया, तीसरा फिस्कल पॉलिसी के उल्टे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो गया। एक क्वेश्चन से मैंने 4 क्वेश्चन लर्न कराए हैं, और आज का तुम्हारा होमवर्क यही है, तुम दोनों का, तुम बैठ के अभी इसको लिखोगे, जिससे कंफ्यूज ना हो बाद में। कोई दिक्कत आती है मुझे बता देना, मैं सॉल्यूशन हाथों हाथ सेंड कर दूंगा। स्पेशली मैं दोनों को बोल रहा हूं, अभी के अभी करोगे। तो मैं एक चीज लिखवा देता हूं, बस उसके बाद से क्लास को ओवर करते हैं, और फटाफट से लिखना, कंफ्यूज मत होना। रेवेन्यू पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है वो लिख लो। रेवेन्यू मतलब टैक्स नेचर। तो ये होता क्या है, इन दिस पॉलिसी गवर्नमेंट क्या करेगी, कलेक्ट करेगी इट्स रेवेन्यू, इसके रेवेन्यू कलेक्ट करेगी by imposing all types of taxes like direct and indirect on the पब्लिक के बिहाफ पे। ठीक है बेटा, ये था हमारा रेवेन्यू पॉलिसी, जहां पर ये टैक्स इंपोज करती है, चाहे डायरेक्ट करे चाहे पब्लिक इनडायरेक्ट करे, पब्लिक के बिहाफ पे। तो अब तो आप जीएसटी लिखोगे, लाइक जीएसटी ऑन द पब्लिक। ठीक है बेटा, ये थी हमारी रेवेन्यू पॉलिसी। अब हम चलते हैं, हमारे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं सीधा करा रहा हूं एक्सपेंडिचर पॉलिसी। एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या है वो भी लिख लो। इन दिस पॉलिसी गवर्नमेंट क्या करती है, मेक करती है ऑल ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर, अपने सारे एक्सपेंडिचर क्यों करती है, लोगों की भलाई के लिए, इन डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में, इन डिफरेंट सेक्टर और रीजन में ऑफ द कंट्री की, किस लिए, फॉर सोशल वेलफेयर, भाई सोशल वेलफेयर के लिए करती है, ऑफ द पीपल के लिए, विच वुड हैव, जिसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्टली इफेक्ट, जो डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं ऑन परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, जो परचेजिंग पावर ऑफ पीपल पे इफेक्ट डालता है। अगर सारा पैसा गवर्नमेंट खर्चा करती है तो सिंपल सी बात है, हमारी तो परचेजिंग पावर बढ़नी ही बढ़नी है। समझ आ गया? इसको बोलेंगे हम एक्सपेंडिचर पॉलिसी। बेटा कोई डाउट है दोनों को? बेटा कोई डाउट है दोनों को? बेटा कोई डाउट है दोनों को? यार बता दो यार, तुम तो इज्जत ही नहीं करते। बस बस बस, आज के लिए इतना ही काफी है। तुम इसको फटाफट से लिखो, क्योंकि तुम्हें लिखने में आधे घंटे से घंटा लग जाएगा। इसको फटाफट से लिख के मुझे भेजो और मुझे दिखाओ, जिससे